सत्यम शिवम प्रस्तुत करता है पुस्तकायन। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है पुस्तकायन साहित्य अकादमी पुस्तक मेला 2022। इस पुस्तक मेले में 30 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं और पुस्तकें आकर्षक छूट पर उपलब्ध होंगी। इस पुस्तक मेले का उद्घाटन 11 नवंबर को भारत सरकार के संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया गया। प्रतिदिन इस मेले में विविध आयामी कई रोचक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस मेले के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा अवसर है कि डॉक्टर हरि सिंह पाल जी से मुलाकात हो गई। ये जो पुस्तकायन है ना, पुस्तकायन जो पुस्तक का मेला लगा हुआ है साहित्य अकेडमी में, मंडी हाउस में, यहाँ पर डॉक्टर से मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, क्यों डॉक्टर साहब, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हिंदी सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य हैं। तो मुझे ये इच्छा हो गई कि उनसे कुछ बातचीत करें, क्योंकि ये हिंदी से जुड़े हुए हैं और हिंदी के काफ़ी प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। और स्वागत है आप। लिपि नागरी लिपि परिषद के आप महामंत्री भी हैं, है ना। तो आप इस जो ये पुस्तकायन जो मेला है, पुस्तक का मेला है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या? हाँ, ये साहित्य अकादमी का एक अनूठा अनुष्ठान है और प्रायः साहित्य अकादमी बाल दिवस जिसे हम मनाते हैं 14 सितंबर को, उसके अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। इस बार उन्होंने पुस्तकायन नाम से ये पुस्तकों का मेला किया। इसमें 36 प्रकाशक हैं, हिंदी के प्रकाशक इसमें सम्मिलित हैं और ये सभी हिंदी के की रचनाओं को प्रकाशित करते हैं और ख़ासतौर से बाल साहित्य पर इनका केंद्र ज़्यादा है। तो इस बार जितने भी प्रकाशक हैं उन्होंने अन्य साहित्य के साथ साथ बाल साहित्य की भी पुस्तकों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और हमने देखा है कि विभिन्न विद्यालयों के, महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के बच्चे यहाँ पर आते हैं और उनकी पुस्तकों में बहुत ही रुचि है और यहाँ आकर के वो पुस्तकों को देखते हैं और उनको लगता है कि पुस्तकों का संसार एक अनूठा संसार है। वो आपके सोशल मीडिया से एक अलग संसार है। सोशल मीडिया में उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना कि पुस्तकों के बीच में आकर के जो आनंद मिलेगा। यह जो पुस्तकायन मेला है उसी आनंद को बढ़ावा देने के लिए है और ख़ासतौर से इसलिए भी ये ज़रूरी है कि हमें एक नए विषय पर पुस्तकें देखने को मिलती हैं, चाहे वो कथा की हो, कविता की हो, व्यंग की हो, आलोचना की हो, बाल साहित्य की हो, लोक साहित्य की हो, सभी विधाओं की, सभी विषयों की पुस्तकें यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही हैं। यहाँ तक कि जो हमारी सरकारी जो संस्थान है, जैसे प्रकाशन विभाग है, इंदिरा गांधी कला केंद्र है, संगीत नाटक अकेडमी है और साहित्य अकादमी, इनकी भी पुस्तकों के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पर उनका प्रकाशन यहाँ पर देखने को मिलता है। खासतौर से केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी यहाँ पर लगा हुआ है और जो शब्दकोश और विश्वकोश बनाता है, तो सब कुछ जानकारी एक छतरी के नीचे हमें मिल रही है एक साथ को। इसलिए इस पुस्तकायन समारोह का बहुत बड़ा ही महत्व है। और आप जैसे जो सुधी रचनाकार हैं और पाठक हैं, इस मेले में 4 चांद लगा देते हैं आकर के और अच्छा लगता है कि ये हमारा जो पुस्तकायन मेला है, ये जो समारोह है, ये बहुत ही सफल सिद्ध हो रहा है। क्योंकि प्राय ये कहा जाता है कि पुस्तकों का समय नहीं रहा है ना, मतलब टीवी के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने हम प्राय कहते हैं, जबकि पुस्तकें आज भी जीवित हैं और भविष्य में भी जीवित रहेंगी। ज्ञान को विकसित करने में, ज्ञान को प्रदान करने में, ज्ञान को आगे बढ़ाने में पुस्तकों का विशेष महत्व है और पुस्तकों का ये जो महत्व है ये हमेशा आगे भी बना रहेगा। और यही इसका एक कहें कि ये जो इसका एक उज्ज्वल पक्ष है, या कहें कि इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ये पुस्तकायन मेला है कि जिसमें हम पुस्तकों को देख रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो पाठक है आ रहे हैं, सभी वर्ग के आ रहे हैं, जहाँ बच्चे भी आ रहे हैं, युवा वर्ग भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आकर के पुस्तकों को ले रहे हैं और खरीद रहे हैं। लगातार जो अपनी जो रुचि के विषय हैं उसको यहाँ पर मतलब देख रहे हैं। जैसे कि आज हम अभी
आलोक पर्व प्रकाशन के इस स्टॉल पर है। यहाँ पर अनेक पुस्तकें, अनेक विषय पर पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं और मेरा भी जो कहानी संग्रह घर से बाहर घर, वो भी इसी आलोक अच्छा दिखाएं आप इसके बारे में भी कुछ बताएं। जी, आलोक पर्व प्रकाशन की ओर से ही ये घर से बाहर घर मेरा कहानी संग्रह आया है और इस पर अभी अभी शोध कार्य हुआ है बंगलौर विश्वविद्यालय से। मेरे कथा साहित्य पर जो हुआ है उस पर इस पुस्तक का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल मेरा अब तक उपन्यास छप चुके थे, कहानी भी बहुत छपी है, लोक कथाओं के भी संग्रह गए, लेकिन ये कहानी संग्रह नहीं आया था। तो फिर मेरा मन हुआ कि भाई जब कथा साहित्य पर पीएचडी हो रही है तो एक कहानी संग्रह भी लिखा जाए। तो संयोग से हुआ ये कि जो कोरोना काल था, कोरोना काल में हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, घर के अंदर जो चार दीवारी थी उसी में बनते। फिर हमने उस समय का लाभ उठाया और उस दौरान ये कहानियाँ इसमें लिख दी गई। और कहानियाँ यद्यपि ये नहीं कि कोरोना काल पे हो, ये कहानियाँ में जो मेरी पृष्ठभूमि है, ग्रामीण पृष्ठभूमि है या महानगर की पृष्ठभूमि है, उसको केंद्र में रख के लिखी गई है कि जो सामाजिक की जो हमारी ऊर्जा है, सामाजिक की जो ऊष्मा है, जो हमारी रिश्तों की जो गर्माहट बनी हुई है, उसको लेकर के ये कहानियाँ लिखी गई। आप किसी भी कहानी को पढ़ेंगे तो लगेगा इसमें समाज इसमें समाहित है, इसमें कोई मतलब एक जो एलिट क्लास नहीं है, इसमें कोई अभिजात्य वर्ग नहीं, इसमें जो सामान्य आदमी है उसका चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। किस प्रकार से वो व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति है होते हुए भी मानवीय पक्ष को उजागर करता है और मानव कल्याण के लिए समग्रता के साथ जाति वर्ग वर्ण भेद से दूर रह करके उसको कार्य करता है। ये सब इस कहानियों में देने का हमने प्रयास किया है और मुझे अच्छा लगा कि ये जो कहानी संग्रह हमारे इस स्टॉल पर यहाँ उपलब्ध है, लोग इसको भी देख रहे हैं और अच्छा लगता है अपनी रचनाओं को जब लोग इसको देखते हैं तो। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप अपनी रचनाओं को इस स्टॉल में ले करके और खुद बैठे हुए हैं और मेरे लिए सौभाग्य की बात कि आपसे मुलाकात हो गई और ये बातचीत भी हो गई। और आलोक पर्व प्रकाशन की एक और विशेषता है कि ये पत्रिका प्रकाशित करते हैं आलोक पर्व नाम से, बड़ी साहित्यिक पत्रिका है। इसमें विभिन्न जो हमारे साहित्यकार हैं उस पर विशेषांक केंद्रित करके ये प्रकाशित की जाती है। अच्छा। इसमें मतलब उत्कृष्ट कोटि की आप कहें कि कहानियां हैं, कविताएं हैं, व्यंग है, रेखा चित्र है, पुस्तक समीक्षा है, मतलब साहित्य की सभी विधाओं को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। हमारे मित्र रामगोपाल शर्मा जी इसको बड़े ही तत्वचित्त होकर के इसको प्रकाशित करते हैं और इस प्रकाशन को चला रहे हैं। शर्मा जी हमारे मूलतः तो शिक्षक रहे हैं, लेकिन जो प्रकाशन का कार्य है वो साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने रखा हुआ है और बड़ा अच्छा है कि आज उनके बेटे आलोक शर्मा यहाँ हमारे साथ में हैं और इसको स्टॉल को संभालिए। जी अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप नागरी लिपि परिषद के महामंत्री हैं, तो ये इस तरह के मेला के माध्यम से नागरी लिपि परिषद का भी कुछ कल्याण होता है क्या? नहीं, नागरी लिपि का कोई प्रचार प्रसार होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने कार्यक्रम किया 4-5 नवंबर को डिब्रूगढ़ में, और डिब्रूगढ़ से भी 30-35 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण महाविद्यालय में जाके, तो वहाँ हमने अपनी नागरी लिपि परिषद के जो प्रकाशन है उसका प्रकाशन हमने प्रदर्शित किया। हमने नेशनल बुक ट्रस्ट की हमारी जो शाखा है कोलकाता की, वो लोग नेशनल बुक ट्रस्ट के आए और साथ में जो हमारी केंद्रीय हिंदी संस्थान है गुवाहाटी केंद्र, उसकी भी अपनी पुस्तकें लेकर के वहाँ पर आए। तो लगातार 3 दिन तक हमने पुस्तक मेला एक गांव के कॉलेज में जाकर के लगाया। तो मतलब नागरी के बहाने वो लोग हिंदी से जुड़ रहे हैं, उसके साहित्य से जुड़ रहे हैं, उसके प्रकाशन से जुड़ रहे हैं, उन लोगों को जानकारी मिल रही है कि अच्छा इसमें इस तरह की भी, जैसे मैं कहूँ कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने किताब छापी असमिया की लोक कथा, तो असमिया के लोग असमिया भाषा में या लिपि में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी में कैसे पढ़ेंगे वो वहाँ पर पुस्तक पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जैसे हिंदी मणिपुरी अध्येता कोष केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार ने प्रकाशित किया है, उसको भी वहाँ पर मतलब प्रदर्शित किया। अब जैसे ये हमारे आलोक पर प्रकाशन की भी है असम की लोक कथा है, देखिएगा ये असम की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी उपलब्ध होगी, देखिएगा। बताइए, यहाँ उपलब्ध है? जी उपलब्ध। अभी आप बातचीत कर रहे थे और जी वो पुस्तक सामने आ गई। हाँ, आलोक ने हमें सामने निकाल के दिखा दी। मतलब दे देखिएगा कहाँ हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और कहाँ जो है ये हम असम की लोक कथाओं को यहाँ दिल्ली में बैठ कर पढ़ सकते हैं। इसको दिनकर कुमार जी ने लिखा है, देखिएगा, और हाँ अनुवाद इन्होंने किया है और ये संयोग से दरभंगा जिले के हैं आपके। अच्छा बहुत अच्छा लगा। और ये गुवाहाटी में रह रहे हैं, मतलब इनका जन्म दरभंगा में हुआ है दिनकर जी का, और गुवाहाटी में रह रहे हैं। गुवाहाटी में रह करके जब ही तो उन्होंने असम की लोक कथाएं लिखी।
मेरे 2 खंड प्रकाशित हुए हैं लोक कथाओं के, जिसमें 125 लोक कथाएं मैंने ली हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, सबकी मैंने लोक कथाएं ली। वो 2 खंडों में है। एक का नाम है जैसा मन वैसा वरदान और दूसरा है भाग्य से श्रेष्ठ बुद्धि। तो उसमें मैंने सब जितने 125 बोली भाषाओं की लोक कथाओं को एकत्रित किया है। क्योंकि लोक साहित्य मेरा विषय रहा है, लोक साहित्य पर मेरी PhD और DLED का कार्य रहा है, तो मेरी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। और लोक साहित्य के एक अध्येता के रूप में ये देश के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए MA हिंदी का लोक साहित्य का कोर्स लिखा। यदि भी मैंने ग्रामीण साहित्य पर भी वहाँ पर लिखा, मैंने दरबारी साहित्य पर भी लिखा, सिद्ध और नाट्य साहित्य पर भी लिखा, लेकिन लोक साहित्य का एक अलग से मैंने लिखा, जिसमें समग्रता के साथ लिया है। पूरे देश का जो लोक साहित्य का केंद्र बिंदु, उसकी जो पृष्ठभूमि, वो उसको मैंने लिया। तो इस तरह से एक काम करने का एक मौका मिलता रहा। और चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि मेरी रही है, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि इसका एक लाभ ये है कि आप उसमें खप जाते हैं, सब जगह खप जाते हैं, चाहे वो नगरीय संस्कृति हो, चाहे महानगरीय संस्कृति हो, या छोटे कस्बे की संस्कृति, आप सब में खप सकते हैं। जबकि जो महानगरीय संस्कृति का व्यक्ति है वो गांव की संस्कृति में जाकर नहीं खप सकता, उसको बिल्कुल अजीब लगेगा। लेकिन हमें बिल्कुल सब एक सहज लगता है। जैसे कि अभी हमने डिब्रूगढ़ में कार्यक्रम किया, तो हमें लगा कि जैसे हम अपने गाँव में आ गए। सब उसी तरह से लोग उसी तरह से हलना मिलना और करना, और ख़ास तौर से वहाँ के बच्चों को हमने देखा, असम के बच्चों ने इतनी सेवाएं की कि जैसे मेहमान की जैसे बारात में सेवा की जाती है, अब तो खैर आजकल नहीं की जाती, पहले जो की जाती थी उस तरह की सेवाएं की। मतलब एक आदमी, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथी थे, उन्होंने वहाँ पर मूल्यांकन ये किया कि हम एक बच्चे को आवाज़ देते थे कि बेटा यहाँ पर आइएगा, तो 4 बच्चे दौड़ के आते थे, बताइए मैडम क्या काम है। कोई गर्म पानी ला रहा है, कोई चाय ला रहा है, कोई बिस्किट ला रहा है, कोई और सामान ला के दे रहा है, और हमें कुछ करने की आवश्यकता है। ये संस्कृति हमें सिखाती है, ये पूरे देश को एक जोड़ती है। हमारी जो नागरी लिपि परिषद का उद्देश्य यही है कि हम राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करें। एक लिपि के माध्यम से सुदृढ़ कर सकते हैं। भाषा हमें नहीं आ सकती, असमिया भाषा हम नहीं समझ सकते, जान सकते। यदि असमिया भाषा को हम नागरी लिपि में लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर स्टेशन है, कहाँ पर आपका होटल है, कहाँ पर आपका हवाई अड्डा है, सब समझ जाएंगे नागरी लिपि। तो यही हम कहते हैं, और यही कारण है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो अभी राजभाषा संसदीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दी, तो उन्होंने इसमें स्वीकार किया कि पूर्वोत्तर की 9 भाषाओं ने अब अपनी लिपि नागरी लिपि को स्वीकार कर लिया, मान्यता नागरी लिपि को दे दी है, जिसमें खासतौर से त्रिपुरा की काकवर्क भाषा है, नागालैंड की आओ भाषा है, अंगामी भाषा है, और इसकी अरुणाचल प्रदेश की निशी है, अपातानी है। इन भाषाओं ने नागरी लिपि को स्वीकार कर लिया है। और जो बोडो लिपि है असम की, वो नागरी लिपि में लिखी जाती है। अरे वाह! ये देखिएगा कि असम की जो कहने को तो असमिया भाषा बोली जाती है, असमिया लिपि है, लेकिन बोडोलैंड के जो लोग हैं उन्होंने अपनी लिपि नागरी लिपि स्वीकार की है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस आंदोलन को चलाने वाले दिनेश्वर ब्रह्म, उनकी बाद में हत्या कर दी गई, यानी कि नागरी लिपि के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी, उसके लिए शहीद हो गए। इस तरह के लोग आज भी हमारे जो साथी वहाँ काम कर रहे हैं नागरी लिपि के लिए, चाहे वो त्रिपुरा में कर रहे हैं, चाहे मिजोरम में कर रहे हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, विषम और विकट परिस्थितियों में कर रहे हैं। मतलब उनकी जान को खतरा है कि भाई साहब आप हिंदी का, तो वहाँ तो चर्चेज हैं, वहाँ तो मिशनरीज पहुँच गए हैं। वो कहते हैं साहब हम तो रोमन लिपि करेंगे, हम तो अंग्रेजी करेंगे, आप क्यों हिंदी लेकर के आए। तो ऐसी विकट विषम परिस्थितियों में भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं और ये बढ़ावा मिल रहा है। अब स्थिति ये है कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, सब में के केंद्रीय विश्वविद्यालय, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही है, और वहाँ पर BA से लेकर के PhD तक की वहाँ पर पढ़ाई वहाँ पर हो रही है। बहुत से लोग वहाँ पर, मैं जब पिछली बार जब मणिपुर गया था 19 में, तो स्थिति ये थी कि वहाँ से वो जो PhD करने के लिए श्रीनगर से एक बच्चा वहाँ मणिपुर में जाकर के PhD कर रहा था, मणिपुर यूनिवर्सिटी में। इसी प्रकार जब पिछली बार मैं पांडिचेरी गया, तो वहाँ भी बच्चे जो है, कोई असम से जाके कर रहा है, कोई उड़ीसा से जाकर वहाँ PhD कर रहा है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, विस्तृत जानकारी दी, नमस्कार। और मेले के बारे में जानकारी दी, नागरी लिपि परिषद के बारे में जानकारी दी, नागरी लिपि परिषद क्या कर रही है, कैसे इस लिपि का प्रचार प्रसार होता है, उसके बारे में भी आपने बहुत सुंदर और बहुत विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी चलते चलते एक महत्वपूर्ण सूचना, यह पुस्तक मेला 11 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा और स्थान है रविंद्र भवन परिसर, 35 फिरोज शाह मार्ग, नई दिल्ली। तो थोड़ा समय निकालिए और अवश्य आइए इस अद्भुत पुस्तक मेले पुस्तकायन में। नमस्कार।